अगर साल 2019 अर्थव्यवस्था के लिए एक पूरा सपना था, तो साल 2020 ने अर्थव्यवस्था को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। पहले से चरमराई इकोनॉमी को कोरोना और लॉकडाउन ने ध्वस्त कर रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा। साल की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने वैश्विक मंदी के लिए संकट में फंसी भारत की अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। जनवरी महीने में गीता गोपीनाथ के इस दावे ने केंद्र सरकार की हवा निकाल दी थी, जो पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक मंदी को जिम्मेदार ठहराती थी। इसके बाद फरवरी में देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था को झटके लगने शुरू हुए। पहले से ही मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था पर अब कोरोना वायरस का खौफ बट्टा लगाने लगा। विदेशी निवेशक भारत का साथ छोड़ने लगे और भारत की कैपिटल मार्केट से फरवरी 24 से मार्च 11 के बीच $4.96 बिलियन यानी 36,221 करोड़ रुपए निकल गए। वायरस को रोकने के लिए इसके बाद मोदी सरकार ने 24 मार्च को राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन अनजाने में ही इससे अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंची। लॉकडाउन के बाद देश में उद्योग धंधों की कमर टूट गई और भविष्य को लेकर संकट गहरा गया। गिरती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन इस पैकेज की पोल अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने खोल कर रख दी। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बैंकों जैसे HSBC, UBS का कहना था कि मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज असल में देश की GDP का केवल 1% है। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसे GDP का 10% हिस्सा बताया था। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना यानी कि मनरेगा को कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी का स्मारक बता चुकी मोदी सरकार इसे आगे बढ़ाने में लग गई। सरकार ने फैसला किया कि वो मनरेगा के लिए तय बजट के अलावा इस मद में 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी, क्योंकि शहरों से पलायन कर चुके दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की जून माह की रिपोर्ट में कहा गया, भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक -36 पर जा पहुंचा है। दरअसल ये सूचकांक देश की औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। जाहिर है इन सब का असर सरकार की आमदनी पर पड़ने लगा और सरकार कर उगाही में पिछड़ने लगी। इसके चलते सरकार ने कई राज्यों को GST का बकाया नहीं दिया, जिसकी वजह से उन राज्यों पर भी बोझ पड़ा। तब SBI की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस नुकसान के चलते देश के हर एक नागरिक की सालाना आय में लगभग 27,000 रुपए की कटौती होने का अनुमान है। इसके बाद लॉकडाउन का असली नतीजा सामने आया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून की पहली तिमाही के लिए भारत की GDP -23.6% पर गिर गई। जून तिमाही की GDP के आंकड़े स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन रहे। GDP के निराशाजनक आंकड़े सामने आने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बारी बारी अपने अनुमानों में संशोधन करना शुरू कर दिया और वे भारतीय अर्थव्यवस्था को डाउनग्रेड करने लगी। CAG ने भी माना कि सरकार के आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को कुछ खास गति नहीं मिली। लॉकडाउन से टेलीकॉम सेक्टर भी सिकुड़ा। मसलन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 में देश में कुल 117.79 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जो अगस्त 2020 में घटकर 116.78 करोड़ सब्सक्राइबर्स रह गए। सितंबर में मालूम पड़ा कि देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप देश की GDP से ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद नवंबर में जारी हुए NSO के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में भारत की GDP 7.5% सिकुड़ गई। गौर करें, ये आंकड़े उस समय के हैं जब देश में लॉकडाउन खत्म हो चुका था और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत और तमाम दूसरी नई योजनाएं चला रही थी। लगातार 2 तिमाही में सिकुड़ने से अब भारतीय अर्थव्यवस्था आधिकारिक तौर से मंदी के चक्र में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग,
और कृषि सेक्टर के मजबूत होने से सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरेगी। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि प्री कोविड स्तर पर इकोनॉमी को लाने में अभी काफी समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।